नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। अब नीट एग्ज़ाम के बस मुश्किल से 15 दिन बचे हैं और लास्ट टाइम में आपकी प्रिपरेशन कैसे हो, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़ेंगे डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, जिनका फर्स्ट ईयर है एमबीबीएस में और लास्ट ईयर ही उन्होंने नीट क्लियर किया। वो बताएंगे कि लास्ट टाइम की प्रिपरेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप पूरे साल पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो आखिरी के 10-15 दिन होते हैं उसमें आपको कौन से चैप्टर रिवाइज़ करने चाहिए, कैसे अपनी स्पीड को मेंटेन करना चाहिए और कौन सी वो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जिन्हें कि हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं, वो आपको कैसे अवॉइड करनी, क्योंकि ये जो छोटी बातें हैं वो आपको एक सफल स्टूडेंट बनाने में बहुत मददगार होती हैं। इस बारे में बात करेंगे आशुतोष। बिल्कुल, अब मुश्किल से 15 दिन बचे हैं। अब आप अपने अपने पिछले साल के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। जब आपके नीट एग्ज़ाम के 15 दिन बचे थे तो आपने कैसे मैनेज किया था? गुड मॉर्निंग टू ऑल। यस, ये जो 15 दिन आखिरी के हैं इसमें एंजाइटी लेवल वैसे ही काफ़ी हाई रहता है, तो प्रॉब्लम तो होती है। खैर, इस फेज से सभी को गुजरना पड़ता है, लेकिन यही देखिए, अब आपका नॉलेज गेन करने का टाइम चला गया है। अब उसको आपको एप्लीकेशन करना है। 12 सितंबर को आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब समय आ गया है कि बिल्कुल फास्टेस्ट गियर पर अपना पैर रख दीजिए और बिल्कुल अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ, जो मैंने तैयारी की है वो बिल्कुल सही है। जो मेरे को मेरी कोचिंग से या मेरे टीचर से जो डायरेक्शन मिली वो बिल्कुल सही है। एंड बिल्कुल फियरलेस होके ये पेपर देना ही पड़ेगा आपको। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बट अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना, यही अगर आपने कर लिया, यही आपकी नीट के एग्ज़ाम में जीत हो जाएगी। ओके। अच्छा, आशुतोष ये बताएं कि जैसे अभी 15 दिन बचे हैं। अब अगर मैं एक एक सब्जेक्ट्स की बात करूं, जैसे कि बायोलॉजी में ऐसा क्या, आप पहले मुझे इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर बताइए कि जो फटाफट बच्चे ज़रूर रिवाइज़ कर लें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए कि ऐसे सवाल जो अक्सर नीट के उसमें पूछे जाते हैं। देखिए, बायोलॉजी की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज उसी का होता है। 90 क्वेश्चंस। अब तो खैर 200 क्वेश्चंस का पैटर्न आ गया है, तो आपका 50% तो बायो ही आना है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है बायो। अगर आपने उसको अच्छे से स्कोर कर लिया तो आपकी आधी जीत हो जाती है एग्ज़ाम में। रही बात इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे किताब में एनसीईआरटीज़ जो हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप उसको फॉलो करिए। एक-एक चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइन बाय लाइन डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एंड जैसे एनिमल किंगडम हो गया, एक एनिमल किंगडम पे डायरेक्ट ये एकदम बिल्कुल फिक्स है कि उसमें एग्जांपल्स आने हैं, तो एग्जांपल्स पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, राइट। इकोलॉजी जो यूनिट है उसमें भी और जो जेनेटिक्स की यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा वेटेज रखती हैं। एंड प्लांट किंगडम में भी जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। और जो ये 90 सवाल या जो 100 सवाल जितने भी होते हैं बायो में, 50% वो आपका क्या है ना, आपको टाइम भी उसमें आपको कम देना है और आपका ज़्यादा स्कोरिंग भी है। अगर आपने इनको अच्छे से तैयार कर लिया, एग्जाम्पल सेल्स हो गए और इकोलॉजी और जेनेटिक्स, ये सब चीज़ें अगर आपने अच्छे से, अगर आपकी ग्रिप है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट कि काफ़ी अच्छा स्कोर आ सकता है बायोलॉजी में। अच्छा, ये बताइए जैसे कि अब तो बच्चे स्टूडेंट्स जो भी हैं उन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है, लेकिन जो लास्ट 15 डेज़ में है, अगर हम बायो की बात करें तो क्या जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम रिवाइज़ कर लें, या कुछ आपको याद आ रहा है कि बायो में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिनमें कन्फ्यूज़न होती है? आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आपको लग रहा है ये 4 में से पता नहीं कौन सा सही है, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करिए जिसमें कि बच्चों को उनको क्लियरिटी रहे कि और ये सवाल जो एक डाउट क्रिएट करता है मल्टीपल चॉइस में, उसको कैसे हम बचें? मैम, इसका एक इलाज जो हम लोग को सिखाया गया था, ऑड वन आउट हम लोग करते थे। जैसे कभी-कभी होता है कि चारों ऑप्शंस एक जैसे लगते हैं, तो हम लोग चुनते थे कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता उस आंसर का। तो हम लोग ऐसे ही, हाँ, हम लोग काट देते थे कि यार अगर ऑप्शन, यार ए नहीं हो सकता, फिर बी नहीं हो सकता, सी और डी फिर बचा हमारे पास, तो हम लोग फिर उसको अपना मेमोरी हम लोग रिकॉल करते थे। तो एक तरीका ये होता था हम लोग का। दूसरा तरीका ये है कि अब आखिरी के 15 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ज़रूर लगा के जाने चाहिए, प्रीवियस 10 ईयर्स खास तौर से। उससे आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर का, किस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है। और
इस समय एक चीज़ पे बिल्कुल ध्यान देना है कि कुछ भी आपको नया नहीं ट्राई करना है, कोई भी नई किताब मत उठाइएगा या कोई नए सेट ऑफ क्वेश्चंस मत लगाइएगा। जो आपने साल भर आपके जो बायोलॉजी में एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, उसी को बार-बार रिवाइज़ करिए और अगर वही आपने जितना उसको उसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। नई चीज़ मत पढ़िएगा, जो आपका पुराना है वो भी वॉश आउट हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पैटर्न हम लोगों का एनटीए जब से आया है तो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आई विल सजेस्ट कि केवल और केवल आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना चाहिए। आसुस नीट में लाखों की संख्या में स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन बहुत कम सेलेक्ट हो पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सीट्स लिमिटेड है। तो जो एक एक्यूरेसी की बात है कि अगर हम, जैसे अभी आपने कहा कि एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी बहुत सारे बच्चे, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक्यूरेसी क्यों नहीं आ पाती है कि आपका सवाल आप गलत हो जाता है, फिर नेगेटिव मार्किंग। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके 4 सवाल भी गलत हो गए, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई, तो आप रैंक में बहुत पीछे हो जाते हैं। ये जो टिपिकल इशू है कि हाउ टू मेंटेन एक्यूरेसी, इसको कैसे किया जाए? मैम देखिए, एक्यूरेसी आपकी 2 चीज़ों से आएगी। एक तो आपने जो साल भर प्रैक्टिस की होगी, दूसरी चीज़ आपका क्वेश्चन रीडिंग। आपने जैसे क्वेश्चन क्या चाह रहा है आपसे, जो ये भी एक बहुत बड़ी एक आर्ट है। क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपने समझ लिया उस क्वेश्चन को, तो जो ऑप्शन जो आप टिक करेंगे ना, तो उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपका आंसर एक्यूरेट मार्क होगा। दूसरी चीज़ आती है एक फाइनली, वो होती है ओएमआर फिलिंग की। उसमें भी देखिए, क्योंकि आपकी ओएमआर ही चेक होनी है। मेरे साथ जो लास्ट ईयर मैं बताता हूँ, मेरे बायोलॉजी में 355 थे आउट ऑफ 360, और जो मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था वो गलत बबलिंग की वजह से हो गया था। सो दिस इज़ व्हाट इट टेक्स। एनसीईआरटी आपने अगर अच्छे से पढ़ी है और फिर अगर आप उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाते हैं और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर वो आपको समझ में आ गया, तो वो एक्यूरेसी डेवलप हो जाएगी। ये आपकी साल भर की प्रैक्टिसेस, आपने कितने क्वेश्चन पेपर्स लगाए हैं साल भर, उस पर डिपेंड करता है। कोई देखिए, कोई सक्सेस का ऐसा है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, बट द थिंग इज आपका माइंडसेट अगर सही है, क्वेश्चन रीडिंग अगर आपने सही से की, ओएमआर अगर आपने ठीक भरी, तो जो +4 मार्क्स होते हैं, जो नेगेटिव मार्किंग का जो आपने क्वेश्चन किया, वो बिल्कुल अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। ही मैं बात पे स्टिक कर रही हूँ। क्या बायो में, जैसे आपने कहा कि 4 आंसर्स आपको सिमिलर लग रहे हैं, तो ये जो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्या अपने एक्सपीरियंस से और क्या अपने एग्जाम्पल से आप बता सकते हैं कि ये इस तरह की सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं और हमें इनसे बचना चाहिए? देखिए, सिली मिस्टेक्स को एक तरीके से हम लोग ह्यूमन ही एरर कहेंगे, क्योंकि ह्यूमन एरर एक ऐसी चीज़ होती है जो आपका एक होता है एग्ज़ाम का प्रेशर, उसकी वजह से हो जाता है। आप जैसे नीट के एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता है, आपको उसका आंसर पता है, बट एक डर, एक जो नर्वसनेस होती है, उसकी वजह से वो आंसर जो है वो आपका कहीं न कहीं आप कुछ और मार्क करा दे, आपके दिमाग में कुछ और सेकंड थॉट चल रहा होता है। देखिए, ये होता है ज़्यादा सोचने से। ज़्यादा मत सोचिए। जैसा आपने अपनी कोचिंग के पेपर्स दिए होंगे, कोचिंग के पेपर्स को आप बिल्कुल मेन एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करिए। इसको आप अपनी एक हैबिट में अगर आप डेवलप कर लेंगे, तो जो मेन एग्ज़ाम है, उसमें आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। मेरे मेंटोर्स ने भी मेरे को यही बोला था कि जो एग्ज़ाम का जो प्रेशर है, उसको कैसे कॉम्बैट करते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, जितने भी आपने साल भर पेपर्स लगाए हैं, उनको बिल्कुल बाय हार्ट ऐसा समझिए कि ये मेरा जो एग्ज़ाम है, वो बिल्कुल फाइनल नीट का एग्ज़ाम है। तो आप जब वहाँ पे मेन एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे, तो ये जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, ये बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाएंगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। जैसे आशुतोष आपने कहा कि 50% बायो का ही क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एक बड़ा मेजर पार्ट है आपको एक सफल कैंडिडेट बनाने में। आप ये बताओ कि जो ये बायो के क्वेश्चंस आते हैं, प्रायोरिटी के एग्जामिनेशन हॉल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप पहले जाएं, आप बायो के ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, और जो एक टाइम मैनेजमेंट है, मतलब कितना टाइम बायो को देना चाहिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में आएँ? एज फार एज द पेपर स्ट्रेटजी इज कंसर्न, देखिए, जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए और जब आपसे इन्विजिलेटर कहता है कि इसकी सील खोल लीजिए, तो आप एक बार, जब आप सील खोल लें, तो एक बार पेपर को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इट वुड हार्डली टेक 2 मिनट्स। आपने 2 मिनट में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस लेवल का है और हमें क्या क्या आता है। क्योंकि जब आप पेपर पलटेंगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, आप ऑन द स्पॉट आप कर सकते हैं, उससे आपका टाइम भी बचेगा। हम लोग की स्ट्रैटेजी ये होती थी, मेरी जो पर्सनल थी वो ये थी कि पहले मैं बायो करता था,
क्योंकि आई फाइंड इट मोर ईजी देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी में जो जब लास्ट ईयर मैंने दिया था तब 90 क्वेश्चंस थे, तो along with filling of the OMR मेरे को 30 मिनट्स लगे थे, एंड आई थिंक इट शुड बी सफिशिएंट। अगर आपकी अच्छी तरीके से एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तो बायोलॉजी along with filling of the OMR it would take 30 मिनट्स। बचे हुए 2 घंटे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में जैसा पेपर का लेवल है और जो आपका नॉलेज है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपको पहले फिजिक्स अच्छी लग रही है तो आप फिजिक्स कर लीजिए, केमिस्ट्री अच्छी लग रही है तो केमिस्ट्री कर लीजिए। केमिस्ट्री में भी जो इनऑर्गेनिक पोर्शन आता है, क्योंकि वो थियोरेटिकल होता है, 1 मिनट में आप 2 सवाल भी कर सकते हैं, 3 सवाल भी कर सकते हैं। आपको उन्हें देखना है, अपने ऑप्शंस अगर आपको आता होगा तो आप उसको बिल्कुल ठीक कर लेंगे, अगर आपको नहीं आता होगा तो आप उस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैं तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपको आता जाए वो आप करते जाइए। आखिरी में जो टफ क्वेश्चंस हैं उस पर अगर आपके पास टाइम बचे तो फिर आप उन पर फोकस करिए, नहीं तो जो आता होगा वो भी चला जाएगा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बायो के लिए एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, वो सफ़ी, तो क्या एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना ही इम्पॉर्टेंट है या कोई आप और बुक सजेस्ट करेंगे फॉर बायोलॉजी? एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न, देखिए बायोलॉजी में पिछले 3 साल से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की जो होती है वही उठा करके उसको क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है। हम लोग के यहाँ भी बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स हैं जो ये दिखाते हैं कि मतलब जो 90 में से 88 या 89 क्वेश्चंस एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन उठाई और उन्होंने उसको 4 ऑप्शन बना करके आपके सामने पेपर में आगे प्रस्तुत कर दिया। और 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं, जैसे आपने जो भी आपने नॉलेज गेन की है उसका एप्लीकेशन होता है, वो आपको किसी और भी किताब से नहीं मिल पाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ आपकी बायोलॉजी के लिए। अब जैसे मैंने केवल एनसीईआरटी पढ़ी थी एंड आई हैव स्कोर्ड 355 आउट ऑफ 360, वो भी एक क्वेश्चन मेरा ओएमआर बबलिंग में गलत हो गया था, तो आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर इट। अच्छा, जब आप आंसर लिख रहे हैं तो ये ओमार सिट जो शीट है वो भरने में भी कोई मिस्टेक हो जाती है, आप बच्चों को बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से? जी बिल्कुल हो जाती है बबलिंग में मिस्टेक, एंड इट इज़ ऑल ड्यू टू द एग्ज़ाम प्रेशर। हो जाता है कि देखिए अगर आपने साइड में क्वेश्चन आप कर रहे हैं और उसके बगल में आपने ओएमआर रखी होती है, हो सकता है आपने जो क्वेश्चन नंबर है, जो सीरियल नंबर मान लीजिए 30 है, आपने 31 पे ओएमआर फिलिंग कर दी, हो जाता है। इट इज़ ऑल ह्यूमन एरर, इट टेक्स प्लेस इन द एग्ज़ाम हॉल। बट मेरा एक छोटा सा टिप इसमें ये रहेगा कि मैंने जो बायोलॉजी में किया था, मैंने साथ साथ मैं टिक करता जा रहा था, एंड उसी के साथ साथ ओएमआर में बहुत हल्की सी डॉट रख देते थे कि वो केवल मुझको दिखती थी। एंड उससे क्या होगा ना, आपकी जो ये बबलिंग वाली मिस्टेक है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और जब आप ओएमआर अगर आप साथ साथ भरने की आदत है आपकी, तो एग्ज़ाम हॉल में भी साथ ही साथ भरिएगा, वहाँ पे कुछ नया मत करिएगा कि ऐसा ना हो कि बबलिंग के चक्कर में, क्योंकि आपकी साल भर वही प्रैक्टिस, आपका हाथ वैसे ही सेट होता है, तो कुछ भी वहाँ पे नया मत करिएगा। जैसे आपने ओएमआर फिलिंग की प्रैक्टिस की साल भर, और ये एक छोटी सी टिप अगर आप फॉलो करेंगे कि हल्की सी डॉट रख दीजिए कि जो आपको केवल सिर्फ दिखे, और फिर आप उसको ओएमआर में भर दीजिए। अगर आपकी डॉट गलत पड़ गई तो जब आप उसको रीफिल करेंगे ओएमआर को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ शायद ये मेरा गलत हो गया है, तो आप फिर दूसरा जो करेक्ट रिस्पॉन्स है वो भर सकते हो, उसको आपको टाइम मिल जाएगा और वही फिर आपका चेक होता है। तो बस अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ लास्ट के 15 डेज फॉर रिवीजन कितने इम्पोर्टेंट है ये? जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब नॉलेज गेन करने का टाइम नहीं रहा है, अब आपको नॉलेज को एप्लीकेशन उसका करना है, तो उसके लिए आपका रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। रिवीजन इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, सारा कोर्स भी कंप्लीट हो चुका था लगभग, मुझे लगता है काफ़ी पहले ही कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो अब आपका टाइम है रिवीजन और प्रैक्टिस करने का। आपने नोट्स बनाए होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के कोचिंग से या फिर जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, तो वो आपको बार बार रिवाइज करना है, एंड साथ ही साथ एक सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको डेली प्रैक्टिस करना है, जहाँ का भी आपको अच्छा लगे अकॉर्डिंग टू दी लेटेस्ट करिकुलम। तो अगर आप इतना करेंगे आखिरी 15 डेज में, तो आई थिंक इट शुड वर्क फॉर यू। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि जैसे क्या कुछ आप बायो में कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, अगर आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें, अगर लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगाए गए हैं और आपने भी लास्ट ईयर एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बायो में जिसमें कि आप स्टूडेंट को एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए इम्पोर्टेंट सब कुछ है, बट जो FAQs में अगर हम मेंशन करना चाहें, तो
एनिमल किंगडम में एग्जांपल्स वगैरह वो हर साल का फिक्स है। जो सेल की यूनिट है, सेल साइकिल और सेल छोटे-छोटे जो 2 चैप्टर्स हैं उसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सेल्स के नाम मैचिंग वगैरह ये सब पूछी जाती हैं, उनको ज़रूर देख के जाइएगा। जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में पेडिग्री एनालिसिस ये सब चीज़ें हर साल आप देखेंगे, क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, हर साल पूछा जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड लास्टली इकोलॉजी, इकोलॉजी में जो आखिरी के 5-6 चैप्टर हैं कंसेप्चुअल हैं पूरे, बट जो उसमें आखिरी में जो एग्जांपल्स दिए होंगे हर चैप्टर के, लाइक ए पार्थेनियम एंड समथिंग लाइक दैट, तो वो सब चीज़ें एज इट इज़ पूछी जाती, 4 ऑप्शन बना करके कि इसका क्या नाम है, या ये एग्जाम्पल आपने कहाँ पढ़ा था, कौन से कॉम्पिटिशन में था। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो पिछले 10 साल के पेपर्स आप उठा के देख लीजिए, हर साल ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। जीएसवीएम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो एक जैसे एक बायोलॉजी जो है वो नीट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप अगर आपने बायो में अच्छा स्कोर कर लिया तो आपकी माना जाता है कि आप वाकई आप सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिले, इसके लिए बायो में आपको क्या लगता है कि मिनिमम इतना स्कोर ज़रूर होना चाहिए, कितना कवर कोई स्टूडेंट कर सकता है फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज? फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आई वुड लाइक टू से कि अगर आपने एनसीईआरटीज़ अच्छे से पढ़ी है तो 340 मार्क्स तो आने ही चाहिए। देखिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, पहले हम लोग कहते थे कि 320 नंबर आ गए तो बहुत है, बट अब ये नहीं चलने वाला। इस बार रिकॉर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बैठने वाले हैं, तो कंपटीशन भी उसी लेवल का होगा, स्टेक्स आर वेरी हाई। तो 340 प्लस इज़ अ मस्ट फॉर बायोलॉजी एंड आई थिंक इट इज़ क्वाइट मच अचीवेबल एज वेल। और आप चाहें तो 360 भी स्कोर कर सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही आना है। बायो में कितना स्कोर किया था? मेरा बायो का स्कोर था 355 आउट ऑफ 360 एंड एक क्वेश्चन मेरा बबलिंग में मिस्टेक हो गई थी, तो इट वाज अ बैड लक। ओके अच्छा आशुतोष, बस मैं आपसे लास्ट में ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो लास्ट ईयर आपका पहले अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया? नहीं, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, जैसे कि फर्स्ट जब आपका अटेम्प्ट था तो वो कौन कौन सी मिस्टेक्स थी या कमियां थी जिनको कि आपने रिकग्नाइज़ किया और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपने उनको दूर करके आपने ये सीट हासिल की। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उस समय ज़्यादा कुछ प्रॉपर गाइडेंस थी नहीं मेरे लिए, थोड़ा सा नया था ये फील्ड मेरे लिए, और क्योंकि पैटर्न इतना चेंज हो गया था तो जो पहले की चीज़ें थी वही हम फॉलो भी करते थे। लाइक अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी हमने कई सारी किताबें वगैरह पढ़ के रखी थी, तो उससे क्या हुआ ना, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया था लास्ट ईयर एंड मेरा कुछ ही नंबर से सिलेक्शन रुक गया था। बट ये सब चीज़ें जब मैंने देखी, मैंने रियलाइज़ कि अपने मेंटोर से बात की, तो उन्होंने मेरे को एक प्रॉपर डायरेक्शन दी। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा पेपर पूरा एनसीईआरटी से ही आना है। फिर उन्होंने मेरे को दिखाए लास्ट ईयर के पेपर्स, फिर एनसीईआरटी से फिर हम लोगों ने मैच किए उसको। तो देन आई रियलाइज्ड कि यस, थोड़ा सा अगर मैंने एक राइट डायरेक्शन मेरे को मिल जाती तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता। बट नेवरदलेस मेरा ड्रीम कॉलेज था जीएसवीएम, तो यही मेरे को मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस थी मेरे लिए पिछले साल, तो वो इस साल दूर हो गई थी। बोर्ड्स की वजह से थोड़ा सा बोर्ड्स में भी फोकस रहता था हम लोगों का, तो वो सब चीज़ें कॉम्बैट करना, बीइंग अ स्टूडेंट, लोग समझते हैं इस बात को कि अलॉन्ग विद द बोर्ड्स प्रिपरेशन करना इज़ नेवर दैट ईजी। तो उन सब पे भी ध्यान रहता था कि बोर्ड्स भी हैं, अच्छी परसेंटेज लानी है। और बस यही चीज़ कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी इज़ एवरीथिंग फॉर क्लियरिंग दिस नीट एग्ज़ाम। एक और बात, जैसे आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो कि आप एनसीईआरटी के अलावा और भी बुक्स पढ़ रहे थे, इसमें आपका टाइम भी वेस्ट हुआ। मतलब एक आपका कहना है कि एक हार्ड वर्क तो करना है बट स्मार्ट रीडिंग होनी चाहिए, मतलब आपकी प्रिपरेशन स्मार्टली आपको करना है। जी, बिल्कुल सही बात है। हार्ड वर्क तो है ही है, बट आपको वो हार्ड वर्क अगर आपने अच्छे से उसको एक सही डायरेक्शन में अप्लाई करना, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज स्मार्ट वर्क। तो बस स्मार्ट वर्क जो होता है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। एंड हार्ड वर्क तो खैर करना ही है, वो
आपको कभी नहीं छोड़ना है। ये मतलब नहीं कि स्मार्ट वर्क मतलब शॉर्टकट्स अगर आप यूज़ करने लगें, उसका कोई मतलब नहीं है। हार्ड वर्क करना है, एनसीईआरटी को बार-बार पढ़ना है और यही स्मार्ट वर्क है आपका कि कहीं और पे आप भटके ना इधर-उधर कि ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, इट वुड गिव यू नथिंग। एक और बात, क्या मैं चलते थे एक बार बस मैं कहूँगी कि क्या जैसे आपने कहा एनसीईआरटी की बुक्स 11th-12th की बुक्स पढ़ना बायोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो क्या जैसे आपने कहा कि क्या एक चैप्टर को कई बार पढ़ना सही रहेगा, या फिर लास्ट टाइम अभी चूँकि सिर्फ 15 ही दिन बचे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आप चलते थे हमारे स्टूडेंट को बता पाएँ कि आप ये चैप्टर ज़रूर पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, कैसे पढ़ लें आप बता दें? देखिए, जैसा कि मैंने कहा एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। अब आपने साल भर जो भी पढ़ा होगा, बस आपको बिलीव करना है कि जो मैंने पढ़ा है वो मैं ठीक से अप्लाई कर लूँगा। एंड एज़ फार एज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आर कंसर्न्ड, जेनेटिक्स तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। रिप्रोडक्शन यूनिट है क्लास 12 के एनसीईआरटी में, एंड इकोलॉजी, सेल्स, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब बिल्कुल हिट टॉपिक्स हैं बिल्कुल, और इनमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको पढ़ने हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप उसको निगलेक्ट कर देंगे। लेकिन उन सब टॉपिक्स में एक आपके पास एडवांटेज है कि अगर आपने प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर्स देखे होंगे तो आपको किस पर्टिकुलर पेज से क्या सवाल पूछा गया है। हम लोगों ने जो एनालिसिस की थी अपने मेंटोर्स के साथ, तो हम लोगों ने ये पाया था कि उन सब टॉपिक्स में कुछ 2-3 पेजेस ही इम्पोर्टेंट हैं ऐसे जिनसे हर साल सवाल आ जाता है या हर दूसरे साल सवाल आ जाता है, तो उन पे ज़्यादा फोकस करना है, तो उससे आपका टाइम बचेगा आखिरी के 15 दिनों में। अच्छा आशुतोष, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। बस लास्ट में एक बात बताइए, एक सक्सेसफुल कैंडिडेट और एक फेल्योर कैंडिडेट, मतलब प्रिपरेशन की जब बात होती है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं नहीं नहीं हमने भी एनसीईआरटी पूरा पढ़ा और तमाम जगह से गाइडेंस ली और हम भी 10 घंटे पढ़ते थे। क्या एक सफल जो कैंडिडेट होता है, असफल होता है, उसमें वो 2-3 क्या फैक्टर होते हैं, क्या की फैक्टर होते हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाते हैं? मैम, एवरी अनसक्सेसफुल पर्सन इज जो वो होगा वो यही कहेगा कि मैंने बहुत मेहनत की बट पढ़ नहीं पाए। देखिए, सक्सेसफुल पर्सन और अनसक्सेसफुल पर्सन में यही अंतर होता है कि जो एक सक्सेसफुल पर्सन होता है वो एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ज़रूर करता है। कभी भी बैकअप नहीं करना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है आपको, और लगे रहिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, एंड ये हमेशा सोचते रहिए कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना फ्रूटफुल है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी गलत डायरेक्शन में आप अपनी मेहनत को ना वेस्ट करिए, जो जैसे होता है कि 10 घंटे पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ी लेकिन नहीं हो पाया। तो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि उसकी सही डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ भी लास्ट ईयर यही हुआ था। मैं भी ठीक ठाक मैंने मेहनत की थी बट सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि डायरेक्शन मेरी गलत थी। अगर वो डायरेक्शन आपको कोई सही प्रोवाइड कर दे तो बस आप सक्सेसफुल उसी दिन हो जाएंगे। और देखिए, मेहनत सब करते हैं, बस एक जो होता है राइट डायरेक्शन वो आपको पकड़ के रखनी है, और एक अटेम्प्ट हमेशा एक एक्स्ट्रा आपको रखना है कि हाँ, अगर अब नहीं तो अगली बार तो ज़रूर हो जाएगा। हमेशा अच्छे ही कुछ होगा, तभी आपका जो इस साल है वो नहीं हो पाया, अगले साल हो गया। तो एक पॉजिटिव अप्रोच और एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा, ये हमेशा आपको दिमाग में रखना चाहिए। ओके, थैंक यू आशुतोष। थैंक यू सो मच। तो ये थे आशुतोष गुप्ता, जीएसवी मेडिकल कॉलेज से फर्स्ट ईयर एमबीबीएस कर रहे हैं। इन्होंने बायोलॉजी के बारे में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताए हैं और एग्जामिनेशन हॉल में कैसे आपको ध्यान रखना है, और चूंकि बायो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट पे सक्सेसफुल होने के लिए, इसलिए इस विषय को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और कितना स्कोर ले आए ताकि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाए और इस साल आप नीट में ज़रूर सफल हों। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।